मेरा नाम जतिन है और मेरी पत्नी का नाम रेखा है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहाँ अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते। हुआ यूं कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे जिद करके मुंबई की उन गलियों में ले गए जहां हुस्न ही हुस्न था। हर चौबारे से कोई ना कोई हसीन परी किसी न किसी को देख रही होती थी, जैसे हर किसी को अदाएं दिखाकर अपनी तरफ खींच रही हो। मैं वहां अपने दोस्तों के कहने पर ही गया था। जब रेखा नाम की एक कोठे पर नाचने वाली मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। अब तो मैं अपने दोस्तों से छुप छुप कर उस इलाके में जाता रहता। मैं हर रात रेखा का नाच देखने जाता था। उस कोठे की मालकिन कुंती नाम की एक औरत थी। कुंती मुझसे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और कुंती के आगे रिक्वेस्ट की कि मुझे रेखा से मिलने दे। कुंती के सामने नोटों की गड्डी रखी तो वह मुस्कुरा पड़ी। थोड़ी देर के बाद रेखा वहाँ पर आ गई। मैं बड़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहा और इधर उधर की बातें करता रहा। अब मैंने यह रूल बना लिया था कि मैं हर रोज़ 2 बजे रेखा से मिलने जाता था। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती से बढ़कर भी मेरे दिल में उसके लिए कुछ था। फिर एक दिन मैंने रेखा से अपने प्यार का इजहार कर दिया तो उसने भी हाँ कर दी। मैंने रेखा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। वह मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आँखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। कुंती रेखा जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करते। मैंने कुंती को 5 लाख का चेक दिया और उसका मुंह बंद हो गया। मैं रेखा से शादी करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा था कि कुछ समय गुजर जाएगा तो मैं रेखा को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी रेखा के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन मैं ऑफिस में था। रेखा ने फ़ोन करके मुझसे मार्केट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर वह कहाँ चली गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे अस्पताल से फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मुझे कुछ भी होश ना रहा और मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। एक डॉक्टर ने मेरी पत्नी को देखकर मुझसे बोला कि माफ़ कीजिएगा, आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। अब कुछ पता नहीं कि इन्हें कब होश आएगा। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अभी तो मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी। जब मेरी हालत बेहतर ना हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास अपने गांव चला गया। मुझे देखकर मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पापा बोले, शुक्र है तुम आ गए, अब तुम खुद ही संभालो यह सारी ज़मीनें। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैंने रेखा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही नहीं गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया। माँ और पिताजी बहुत परेशान हो गए। मैंने पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं रेखा को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता। जब उसकी सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे पिताजी इस बात पर तैयार हो गए और मैं फिर वापस लौट आया। मैं जब भी रेखा से अस्पताल में मिलता तो उसे यही कहता कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने माँ और पिताजी को भी मना लिया है। अगले दिन जब मैं उससे अस्पताल मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने अस्पताल की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वह बोली, मरीज अस्पताल की वर्दी से तंग आ जाता है। अब हम हर रोज़ आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि वह जल्दी ही अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता था। लेकिन अब हर रोज़ रेखा के कपड़े चेंज होते थे और जो भी कपड़े पहने होते थे
वह बिल्कुल भी आम कपड़े नहीं होते थे, वह सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। यह बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि अस्पताल वाले अपने पास से कपड़े लेकर उसको सिलवा कर मरीज को क्यों पहनाते थे। फिर मैंने देखा कि रेखा के चेहरे पर फीके फीके मेकअप के निशान भी होते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन यह चेहरे पर मेकअप के फीके फीके निशान कहाँ से आते हैं? आखिर यह सब क्या है? मैंने देखा कि नर्स मेरे सवालों से घबरा गई थी। अब मुझे रेखा की बहुत फिक्र हो रही थी। बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस अस्पताल की असलियत जानकर ही रहूँगा। मैंने उस अस्पताल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिलता। लेकिन मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम को जब रेखा से मिलकर आता तो वह आराम कर रही होती थी और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भी मेकअप नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं रेखा को देखने आता तो कपड़े भी चेंज होते और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते। अब मैंने इरादा कर लिया था कि रात को घर नहीं जाऊंगा और खुद ही देखूंगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर ही बैठा रहा। मैंने सारी रात जासूसी करते गुजार दी, मगर कुछ भी नहीं हुआ जिस पर किसी शक किया जाए। अब जब मैं सुबह कमरे में गया तो देखा रेखा के कपड़े फिर से बदले हुए थे और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी मौजूद थे। अब मुझे बहुत हैरानी होने लगी थी, इसलिए मैंने कुछ और करने का सोचा। मैंने अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया और उसे भारी रकम देकर राजी कर लिया। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही रात हुई, मैंने उस जूनियर डॉक्टर की ड्रेस पहन ली। मुझे रेखा के कमरे में जाने से कोई भी नहीं रोक रहा था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि रेखा का बेड तो खाली था। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचा कि आखिर रेखा कहाँ जा सकती है। मैं वैसे ही बाहर निकल आया। मैंने जूनियर डॉक्टर से रेखा के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस नर्स के पास गया जो रेखा के कमरे के बाहर चक्कर लगाती थी। मैंने उससे पूछा कि इस कमरे का मरीज कहाँ है, तो वह बोली जहाँ रोज़ जाती है, आज भी वहीं गई होगी। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, आखिर वह कहाँ जाती है? तो वह मुस्कुराकर बोली, ज़्यादा होशियार मत बनिए, आप भी तो सब कुछ जानते हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? आप अपना हिस्सा आप भी तो ले रहे हैं ना। यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैंने जूनियर डॉक्टर की वर्दी वापस कर दी और खुद अपने कपड़े पहनकर वापस अस्पताल की बेंच पर जा बैठा। मैं देखना चाहता था कि आखिर रेखा कहाँ से वापस आएगी, लेकिन सुबह के 9 बज गए, रेखा अस्पताल नहीं आई। मेरे पास से नर्स गुजरी तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलकर ऑफिस जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि आपके पास 10 मिनट हैं। इजाज़त मिलते ही मैं बड़ी तेज़ी से रेखा के कमरे में दाखिल हुआ, पर वह वहाँ पर मौजूद थी। उसने कपड़े चेंज किए हुए थे और हर रोज़ की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशान थे। अब मेरी समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि कोई रेखा को रात में बिस्तर से अगवा करता है। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, मैं 2-3 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए मैं अस्पताल के चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुला लीजिए। डॉक्टर ने रेखा का ख्याल रखने के लिए मुझे यकीन दिलाया, तो मैं उनसे मिलकर अस्पताल से बाहर निकल गया और ऑफिस चला गया। शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल ही बैठ गया। रेखा अपने कदमों पर अस्पताल से बाहर निकल कर आ रही थी और फिर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ, लेकिन रेखा के पीछे जाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं भी गाड़ी का पीछा करने लगा।
शायद यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहाँ पहुँचा जहाँ से उसको निकाल कर अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। मैंने उसको इज्जत दी थी, अपने घर की चार दीवारी दी थी। वह कोठे में दाखिल हो गई। उसके बाद मैं भी दाखिल हो गया। मैंने इस कदर अपना भेष बदल रखा था कि मुझे कोई भी आसानी से पहचान नहीं सकता था। जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो रेखा नाच रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर रेखा को जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो यह सब क्यों कर रही है। उसने मुझे धोखा क्यों दिया। उसे नाचने का इतना ही शौक था। उसने मेरे सामने अच्छाई का ड्रामा क्यों किया था। डांस देर रात तक चलता रहा। सुबह 4 बजे के करीब सभी अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहाँ से नहीं उठा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उठकर रेखा के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो वह मुझे देखकर हैरान हो गई। उसका चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा कि अगर तुम यह सब छोड़ नहीं सकती थीं तो तुमने क्यों मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरी नहीं बनी। रेखा भी रोने लगी थी। रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत नहीं होती। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी। अब मुझे किसी के सामने नाचना नहीं पड़ता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मजबूर होकर फिर से कोठे पर आ गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे भी तो बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने यह सब किया। उसने कहा कि तुमसे पहले एक सेठ मेरी ज़िंदगी में था। वह भी मेरे डांस का बहुत शौकीन था। कुंती उसे जुबान दे बैठी थी कि मैं उसके सिवा किसी और के सामने नहीं नाचूंगी, मगर फिर वह अचानक से गायब हो गया। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो कुंती ने मुझसे एक बार फिर भरी महफिल में डांस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम एक दिन मेरा डांस देखने आए थे। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई और फिर तुमने 5 लाख रुपए देकर मुझे खरीद लिया। हमारी शादी के 2 महीने बाद ही सेठ वापस आ गया। उसने कहा कि अगर मैं दोबारा डांस नहीं करने लगी तो रेखा के पति को जान से मरवा देगा। कुंती के भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डलवा देगा। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति मुझसे छिन जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस सेठ की बात मानी। वह मुझे जैसा कहता गया मैं वैसा करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात सिर्फ मेरे सामने ही नाचूं। इसलिए मैंने झूठे एक्सीडेंट का बहाना किया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। मैंने कोठे पर नाचना शुरू कर दिया था ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए यही काफ़ी था कि तुम हर रोज़ 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाते थे। मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी। तुम्हारी खबर मुझ तक पहुंच जाती थी। मैंने रेखा से पूछा, तुम बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो। वह रोती हुई बोली, मैं अब इज़्ज़त की ज़िंदगी का मज़ा चख चुकी हूँ और अब मुझे यह मजबूरी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि सेठ फिर से कहीं गायब हो जाए और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं। मैंने रेखा का हाथ पकड़कर कहा कि अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। मैंने रेखा को तसल्ली दी और उस सेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और उसे पुलिस उठाकर ले गई। अब मैं अपने वादे के मुताबिक गांव वापस आ गया था। मेरे माँ बाप ने खुले दिल से रेखा को बहू स्वीकार कर लिया था। रेखा ने भी गांव के माहौल को अपना लिया था। इस तरह रेखा और मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से सही रास्ते पर आ गई।